हेलो गाइस, मैं हूं गौरी अग्रवाल। मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने सीपीसी का पार्ट 2 लेके आई हूं। पहले पार्ट में हमने सीपीसी में क्या डिस्कस किया था कि सीपीसी कब इनेक्टमेंट में आया, सीपीसी का मतलब क्या होता है, कौन कौन से लॉ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, प्रोसीजरल लॉ एंड सबस्टेंसिव लॉ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सबस्टेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो सबस्टेंटिव लॉ which determines the right and liabilities of parties, and while procedural law enforcement of right and parties of the right and liabilities of parties. So we have already discussed in first video. So पहले आप सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किस तरीके से ऑर्डर पढ़ना है, एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाया था और जनरल बेसिक मैंने बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब जैसे हमने ऑर्डर करे थे, ऑर्डर हमने किस तरीके से किए थे, पार्टी सूट लेके आई फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको सारी सीक्वेंस लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों बेस्ड होता है। फैक्चुअल भी पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल भी। फैक्चुअल में किस सेक्शन में क्या दे रखा है, कौन से ऑर्डर में क्या है, कौन से रूल में क्या दे रखा है, ऑर्डर नंबर 1 ऑर्डर नंबर 2। जैसे सपोज़ डिक्री किस में दे रखा है, सेक्शन 2 का 2 में। डिक्री और जजमेंट के एक्सप्लेनेशन कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है ऑर्डर 20 में। तो आपको ये सब लर्न होना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करना है, कौन से सेक्शन कौन से ऑर्डर कहाँ है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और मैं आज आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से लर्न किया जाता है। तो हमने ऑर्डर की बात कर ली थी, किस तरीके से पार्टी सूट लेके आई। सूट होने के बाद उन्होंने फ्रेम किया सूट को, ऑर्डर 2 में फ्रेम किया, ऑर्डर 3 में प्लीडर के पास गए, ऑर्डर 4 में प्लीडर ने सूट को इंस्टीट्यूट किया कोर्ट में, ऑर्डर 5 में इस कोर्ट ने समन जारी किया, ऑर्डर 6 में फिर क्या हुआ, कोर्ट ने जब समन जारी कर दिया तो किसको बुलाएगी, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग किया, यानी प्लेंट और WS का जो रिटिन में लिखा हुआ है वो। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, प्लेंट और WS 7 ऑर्डर 8 में। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ को बुलाया 9 में, कोर्ट ने बुलाया अपीयर। फिर उसके बाद उन दोनों को एग्ज़ामिन किया, वो आया 10 में ऑर्डर में। फिर उसके बाद एग्ज़ामिन करने के बाद ऑर्डर 11 में, 11, 12, 13 में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, एडमिशन और ये सारी चीज़ें आ गई, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट, एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट, ये आ गया। उसके बाद क्या था, 14 में सूट जो है इंस्टीट्यूट हुआ, तो वो था सेटलमेंट ऑफ इशू हुआ कि अगर इजीली सेटलमेंट हो जाता है, अगर कोर्ट से बाहर निपटारा हो जाता है तो वो भी कर लेते हैं, वो सेक्शन 89 में मैंने बताया। उसके बाद इस तरीके से हमने पूरा प्रोसीजर बताया था। 15 में डिस्पोजल हो गया, 16 में समन टू विटनेस हो गया, 17 में आपका एडजॉर्नमेंट हो गया, 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हो गया, 19 ऑर्डर में एफिडेविट पे जो भी हम एविडेंस लेंगे, ऑन एन एफिडेविट लेंगे, कोई भी वर्कआउट करेंगे सिविल में, तो चाहे वो प्लेंट डालना हो चाहे वो WS करना हो, तो ऑन एन एफिडेविट लेंगे। तो एफिडेविट जब लेते हैं तो उस पर एफिडेविट में क्या होता है, ओथ कमिश्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो या नोटरी करवाएंगे, दोनों ही चीज़ें। जैसे स्टाम्प होता है तो उस पर नोटरी के साइन होते हैं, और जो भी जुडिशियल वर्क होता है जाके प्लेंट WS या कोई एविडेंस ऑन एफिडेविट लिया जाता है तो उस पर सिग्नेचर ओथ कमिश्नर का होता है। तो ये भी डिफरेंस तुम्हें पता चल गया, ओथ कमिश्नर और नोटरी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद ही 20 में जब पार्टीज़ को विटनेस को एग्जामिन किया, उसके बाद जजमेंट आएगा, जजमेंट के 15 दिन बाद डिक्री आएगी, डिक्री ऑर्डर 20 में फिर डिक्री आएगी तो तुम उसका क्या करोगे, घर तो पेपर तो रख के नहीं बैठोगे, डिक्री आएगी तो उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो उसको डिक्री को एग्जीक्यूट कहाँ कराओगे, ऑर्डर 21 में। ऑर्डर इस तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस आए, फिर उसके बाद अगर आप के ख़िलाफ़ में कोई डिक्री आई है तो आप उसके लिए कहाँ जाओगे, उसके लिए आप अपील करोगे, अपील ना करके या रेफरेंस रिव्यू रिवीजन करोगे, ये सारा था। ये पूरा का पूरा हमने ऑर्डर एक्सप्लेन कर दिया था। ऐसे ही हम आज स्टार्ट करें, आज पूरा सेक्शन वाइज लर्न करेंगे। सबसे पहले तो जब वीडियो को देखो तो सबसे पहले अपना बेयर एक्ट खोल लो और इंडेक्स जो है उस इंडेक्स की फ़ोटोकॉपी करा लो। सबसे बेटर तरीका है इंडेक्स पे पकड़ बनाने का, तो इंडेक्स की फ़ोटोकॉपी करा लो। जैसे मेरे पास पूरे इंडेक्स की फ़ोटोकॉपी है, ये डिक्लॉट वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैंने पूरे इंडेक्स की इस तरीके से फ़ोटोकॉपी करा के और जहाँ ऑर्डर और रूल्स है वहीं उनके सामने सेक्शंस लिख लिए। तो जिससे क्या होगा, आपको लर्निंग में आसानी रहेगी, आप भूलोगे नहीं और फटाफट से एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो फटाफट से खोल के उसको
आप आसानी से यूज़ कर लोगे और जल्दी से आपको एक एग्ज़ाम टाइम में वो भी नहीं होगी, हाँ इतनी सारी बुक्स है कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, तो एक इंडेक्स बेस्ड पे आप सब कुछ तैयार कर लोगे तो आपके पास सिर्फ ये 20 पेज के नोट्स रह जाएंगे जिसमें आप सब कुछ अपना इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं CPC की पूरा डिटेल शुरू करते हैं। तो पहला मैं सबसे पहले अपना इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स निकालने के बाद मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो हमने बताया था कि CPC जो है वो 1908 में आया, इनेक्टमेंट इसका 1 जनवरी 1909 में है, सेम एज रजिस्ट्रेशन एक्ट नंबर कौन सा है 5। अच्छा, एक्ट क्या होते हैं कुछ लोगों को नहीं पता है एक्ट नंबर आगे क्या लगा होता है। एक्चुअली में ये एक्ट नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, जैसे आपने CRPC में देखा होगा, एविडेंस में देखा होगा, IPC में देखा होगा, एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 5, एक्ट नंबर 2। तो ये क्या सीक्वेंस होता है उनका, पूरा जो 1 ईयर का शेड्यूल होता है उस शेड्यूल में जिस टाइम पे इनको ये अमेंड हुए आए जिस टाइम पे, तो पूरे ईयर में जिस में आई, यानी पहले आया तो उसको एक्ट नंबर 1, जैसे एविडेंस एक्ट में है, जैसे CRPC में है, जैसे CPC में दे रखा है एक्ट नंबर 5, तो एक्ट नंबर 5वें नंबर पे आया तो वो एक्ट नंबर 5 हो गया। इस तरीके से उनको एक्ट का नाम दिया गया है। तो अब आप ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि एक्ट का मतलब क्या है। तो CPC क्या है, एक्ट नंबर 5 है। क्लियर हो गया इतना। तो अपना इंडेक्स वाला पार्ट खोल लो और मैं सबसे पहले सेक्शंस को जैसे हमने ऑर्डर को बताया था ना कैसे कैसे पढ़ना है, सेम ऐसे ही हम उसको बताएंगे कि किस तरीके से इंडेक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले सेक्शन यहाँ पे क्या है, चैप्टर वाइज नहीं है, जैसे CRPC में IPC में चैप्टर वाइज दे रखा है, यहाँ पे पार्ट में डिवाइड है। तो देयर आर 11 पार्ट्स। तो 11 पार्ट्स में पार्ट फर्स्ट जो है वो 9 सेक्शन से शुरू होता है। तो उससे पहले प्रिलिमिनरी पार्ट है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी पार्ट में सेक्शन फर्स्ट जो है वो टाइटल की बात करता है, और प्रिलिमिनरी में जनरल बेसिस हैं कि डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 में, और वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो है पार्ट फर्स्ट में आता है सूट इन जनरल। जनरल सूट क्या होता है, सिविल नेचर का सूट होगा, कुछ पार्ट होंगे सिविल नेचर से तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो आ जाएगा। सेक्शन 9 में दे रखा है। सेक्शन 10 में दे रखा है स्टे ऑफ सूट, पहले से ऑलरेडी पेंडिंग में सूट चल रहा है, दूसरा आप सब्सिक्वेंट सूट ले आए, तो जब तक आपका फैसला नहीं होगा, जब तक पहले वाले का निपटारा ना हो जाए, तो पहले वाला पेंडिंग सूट फिनिश होगा, उसके बाद ही होगा। इसके बाद रेस जुडिकाटा आ जाता है। रेस जुडिकाटा के बाद बार टू फर्दर सूट, फिर फॉरेन जजमेंट के आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ या प्रिजम्पशन, ये सारा आ जाता है। उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग कहाँ होगा, कहाँ का किस किस प्लेस पे आप सूट कर सकते हैं, जिस प्लेस पे आप नहीं कर सकते उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, तो वो 21 में दे रखे हैं। 17 से 20 में प्लेस ऑफ सुइंग है। उसके बाद ऑब्जेक्शंस दे रखे हैं 21 से में 21A में। उसके बाद दे रखा है कि 22 में दे रखा है विड्रॉल ऑफ सूट, विड्रॉ कर दिया तो उसको ट्रांसफ़र करना है, सूट को ट्रांसफ़र कर दिया 25 तक। उसके बाद उसके बाद विड्रॉल हो गया तो सूट क्या होगा, जहाँ विड्रॉल हुआ है, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। सूट इंस्टीट्यूट होगा तो क्या होगा, कोर्ट क्या बुलाएगी, कोर्ट डिफेंडेंट को बुलाएगी। डिफेंडेंट को किस तरीके से बुलाएगी, समन के थ्रू बुलाएगी। तो वो सेक्शन 27 से 32 में उसके समन्स को, अब वो समन हो गया, समन आने के बाद पेनल्टी फॉल्ट के लिए लग जाएगी, वो सारा हो जाएगा 30। अब विटनेसेस वगैरह हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा, जजमेंट और डिक्री आएगी, वो आपके सेक्शन 33 में आएगी। इसको रीड करना है किसके साथ, सेक्शन ऑर्डर 20 के साथ सेक्शन 33 को रीड किया जाएगा। अब क्या हुआ, अब जजमेंट डिक्री आ गई, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, अगर नहीं दिया है, डिले किया है तो उस पर कॉस्ट भी आएगी, तो वो 35 सेक्शन में आ गया। उसके बाद क्या होगा, अब डिक्री आई है तो उसका कुछ तो करोगे, पेपर लेके बैठोगे तो हो नहीं, तो क्या करोगे, डिक्री को एग्जीक्यूट कराओगे। तो डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दोगे, डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाए। तो यहाँ पे बस यही सब दे रखा है। 37 में कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद डिक्री को एग्जीक्यूट किया, डिक्री जिसने डिक्री दी वो भी, उसने डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र डिक्री होता है। वो सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट को डिक्री की तो वो भी, यानी अपनी डिक्री पारित करके दूसरी कोर्ट में भी वो डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की परमिशन ले सकता है, यानी दूसरा कोर्ट भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। वो सारी चीज़ें थी। परसेप्ट लिखा है 46 में। तो इस तरीके से 36 से लेके आपके 74 तक क्या है आपका पार्ट, कौन सा है, पार्ट सेकंड था, जिसमें क्या था कि एग्जीक्यूशन डिक्री का कैसे कराया जाता है। 36 से लेके याद रखना है 74 तक। उसके बाद पार्ट थर्ड में आ जाते हैं इंसिडेंट
प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में क्या होता है, कोर्ट की पावर है, कोर्ट जो है कमीशन इशू करेगी, कमीशन दूसरे कोर्ट में भी इशू कर सकते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है 77, फैक्चुअल बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में क्या दे रखा है, तो सेक्शन 77 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दे रखा है। वहीं पे आप सीआरपीसी में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी 168 में दे रखा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो आप सीपीसी सीआरपीसी दोनों को कंबाइन करके पढ़ो। इसमें ये है यहाँ पे समन किस में है, वहाँ पे समन किस में है, सीपीसी में क्या कह रहा है, सीआरपीसी में क्या कह रहा है। तो दो पार्ट आप देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वे दोनों का ही सेम है। तो वे आपको समझ में, लॉ में क्या होता है, आप वे समझ लो कि किस तरीके से इसको रीड करना है। ऐसा नहीं कि आप अनदर सब्जेक्ट की तरह आप लगातार एक साथ पढ़ते गए, आपको इंटरप्रिटेट करना है और एक दूसरे से कंबाइंड करना है कि किस में क्या है और कौन से रूल और रेगुलेशन किस सेक्शन से को फॉलो कर रहे हैं और कौन सा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ है। उसके बाद इंसिडेंटल प्रोसीडिंग 75 से 78 मैंने बता दिया था, ये आपके 26 ऑर्डर में भी दे रखा है। और सूट इन पर्टिकुलर केसेस, तो वो ऑर्डर पार्ट 4 हो गया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट देना है तो क्या करोगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या के सूट जब डालोगे तो क्या करोगे, तो पहले नोटिस दोगे। तो 80 में नोटिस दे रखा है, नोटिस दोगे। पर्सनल अपीयरेंस से किस तरीके से एग्जाम्पशंस हैं, फीमेल को क्या एग्जाम्पशंस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। इंटरप्लूडर सूट क्या होता है वो 88 में दे रखा है, वहाँ ऑर्डर 35 में दे रखा है कि जब दो डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वही आपका इंटरप्लीडर सूट कहलाता है। उसके बाद पार्ट 5 में आ जाओ, इंडेक्स पे देखते रहो। अगर इंडेक्स नहीं खोलोगे तो मेरा लेक्चर सुनना व्यर्थ है, पहले ही सुन लो। इंडेक्स खोलोगे तभी समझ में आएगा कि एक सीक्वेंस क्या है। हर बेयर एक्ट में जो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, वो एक सीक्वेंस में दे रखा है, आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो पूरा प्रोसीडिंग जैसे मैंने ऑर्डर में बताया था ना सीक्वेंस में, ऐसे सेक्शन में चल रहा है कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद स्पेशल प्रोसीडिंग में भैया कि अगर सेटलमेंट ऑफ इशू हो जाता है तो आप कोर्ट से बाहर ही निपटारा कर लो, आप सेटलमेंट ऑफ इशू आउटसाइड द कोर्ट, यानी आप क्या करो, 89 सेक्शन में दे रखा है, आप आर्बिट्रेशन में चले जाओ, आप मीडिएशन में चले जाओ, ये सारे आपके लोक अदालत में चले जाओ, लोक अदालत इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये आपके आर्बिट्रेशन लोक अदालत दे रखी है, आप निपटारा कर लो। जैसे मैरिज से जितने भी वो होते हैं तो उनको टाइम दिया जाता है डाइवोर्सी केसेस में कि आप एक बार सेटलमेंट करने की कोशिश करो। तो पहले मैटर जो है फैमिली कोर्ट से वो कहाँ चला जाता है, आर्बिट्रेशन में। जब वहाँ कुछ नहीं होता तब उसके बाद कोर्ट में आता है। उसके बाद पब्लिक स्पेशल केसेस में पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटी दे रखा है 91 96 में। उसके बाद पार्ट 6 पे आ जाते हैं, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 94 में, और उसके कंपेंसेशन दे रखे हैं कि वारंट इशू करके बंदे को बुलाया जाए, अरेस्ट, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। पार्ट 7 पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी हमने क्या किया, जजमेंट डिग्री आ गई, वो सारे एग्जीक्यूशन वगैरह पढ़ लिया। उसके बाद ही अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट आ गया, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हमें ये समझ में नहीं आया, हमें ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, जाओ कोर्ट में, मना किसने किया। तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट कोर्ट में जाओगे, लोएस्ट कोर्ट से तो अपील करोगे। अपील का प्रोविज़न दे रखा है 96 से लेके 107 में। तो 100 में दे रखा है सेकेंड अपील, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपीलेट कोर्ट में अपील हो सकती है 107। तो मैंने बताया था अपील का ऑर्डर 41 से लेके 45 तक अपील दे रखा, और यहाँ पे 96 से लेके 107 तक का उसको रीड भी कर लेंगे जब हम इस सेक्शंस पे आएंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको व्यू बता रही हूँ किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद पार्ट 8 में आ जाएंगे, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन के बारे में दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 9 में आ जाएंगे। पार्ट 9 में हाई कोर्ट के रूल और रेगुलेशंस दे रखे हैं, कैसे कैसे फॉलो करनी है। सॉरी पार्ट की पार्ट जो 9 है वो हाई कोर्ट के पे अप्लाई होता है। पार्ट 10th में रूल्स हैं, हाई कोर्ट की पावर क्या है, कौन कौन से रूल बना रखे हैं, पब्लिकेशंस क्या है रूल के, 120 वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। पार्ट 11 मिसलेनियस, जो भी कुछ छूट गया वो यहाँ आ जाएगा कि वुमेन को क्या एग्जाम्पशन मिलेगा, दूसरे पर्सन को क्या एग्जाम्पशंस मिलेंगे, नोटिस राइटिंग में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन 144 बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं अभी डिग्री में एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद कैविएट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डेज़ के अंदर आप कैविएट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 148 में कैविएट के बारे में दे रखा है, 148 में उसके राइट दे रखे हैं, राइट टू लॉज कैविएट।
ठीक है। तो ये हो गया कि जब आपको लगे कि किसी बंदे से, कोई बंदा आपके खिलाफ कोई सूट कोर्ट में पेश कर रहा है, वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस तरीके से ये बंदा मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, मेरे खिलाफ कोई सूट कर सकता है। तो उस केस में कोर्ट जो है कैविएट जो है अप्लाई करेगी, कैविएट दायर, तो वो उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैविएट। तो इसके बाद कोर्ट की इनहेरेंट पावर है 151 में, 152 में जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर अगर आया है उसमें कुछ अमेंडमेंट करें, कोई भूल हो गई है तो उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। 153 में अमेंडमेंट की जनरल पावर दे रखी है। तो इस तरीके से 158 टोटल सेक्शन है जो इस तरीके से रीड करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सीक्वेंस वाइज प्रॉपर धीरे धीरे सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए, तो आइए अब हम रीड करते हैं। सबसे पहले सीपीसी कब आया? 1908 में इनेक्टमेंट इसका 1 जनवरी 1909। सीपीसी एक्ट नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। पहला सेक्शन इसके टाइटल के बारे में बात करता है कि टाइटल क्या कहता है। टाइटल में क्या है? क्या मेरा नाम है, मैं कब आया, मैं किस किस पे अप्लाई होऊंगा, 3 क्वेश्चंस। टाइटल का क्या है इसका? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कब इनेक्टमेंट में आया? 1 जनवरी 1909। किस किस पे अप्लाई होगा? पहले में जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, पर 31 अक्टूबर 1909 से मैं जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। तो टाइटल में क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से सीपीसी अप्लाई होगा इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। तो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ को छोड़कर मैं पूरे इंडिया पे लागू होऊंगा। अब नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ होते क्या हैं? तो वहाँ पे कब अप्लाई हो सकता है? ट्राइबल एरिया जैसे असम वगैरह, असम वाला रीजन है, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन दे के वहाँ पे ये सीपीसी अप्लाई करवा सकती है। तो ये सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली 1 या 2 बनते ही बनते हैं। तो इसको तो लर्निंग पार्ट क्रोनोलॉजिकल वे में याद करना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले तो मैं आपको लर्न करा देती हूँ, फिर इसके बाद एक एक करके इनके पार्ट पे चलेंगे। तो पार्ट सेकेंड डेफिनेशंस में सबसे पहले दे रखा है 2 का 1 कोड। सबसे पहले इंडेक्स निकाल लो और इंडेक्स निकाल के मेरे साथ साथ उसको रीड करके बार बार बोलते जाओ। कोड जो सीपीसी में रूल दे रखे हैं वही 2-1 कोड में दे रखा है। तो सी ABC के अकॉर्डिंग सी पहले आता है, डी बाद में आता है, तो सी आ गया कोड। 2 का सेकेंड डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय, फॉर्मल डिटर्मिनेशन या एडजुडिकेशन, जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ 144, ये दोनों इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें डिक्री जो है वो 2 टाइप की होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री। इसके अलावा भी पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। डिक्री पे मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ तो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ। और डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? डिक्री में इंक्लूड होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड क्या है? प्लेंट का रिजेक्शन और 144 की एप्लीकेशन, ये दोनों डिक्री में है। तो डीम्ड डिक्री क्या होता है? इसी को रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके फिर दोबारा से कोर्ट में लेके आई उसको सही करके। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में दे रखा है। ध्यान से सुनना, ऑर्डर 7 रूल 11 और ऑर्डर 7 रूल 13 में दे रखा है, जो दे रखा है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर किसी कारणवश हुआ है तो उसको सही करके लेके आना, तो वो आपका डीम्ड डिक्री के अंदर आ जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 13। 144 ये रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन होती है। तो डिक्री क्या है? डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है।
which determines the right and liability, which determines the rights of the parties. सेकेंड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूड होता है, और 144 रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन। अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है, एक मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या निचली अदालत ने एक डिक्री आई, डिक्री जो है वो मेरे फेवर में नहीं आई, यानी मैं कौन हो गई, डिक्री मेरे फेवर में नहीं आई तो मैं क्या हो गई, डिक्री होल्डर हो गई, डिक्री होल्डर हो गई ना गई। मेरे फेवर में डिक्री नहीं आई, अगेंस्ट में डिक्री आई, मैं गई अपील में, अपील में मैंने हाई कोर्ट में या अपनी जिस निचली अदालत से ऊपरी अदालत में एप्लीकेशन लगा दी अपील की। अपील में क्या हुआ, मेरे फेवर में डिक्री आ गई, मैं गई कोर्ट के पास, निचली अदालत, देखो भैया मेरे खिलाफ आई है डिक्री, एग्जीक्यूशन मेरे फेवर में आया है, तो वो निचली अदालत वाला कोर्ट क्या कहेगा, उसको देख के ठीक करके उसको वापस ले लेगा। इसी को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका रेस्टिट्यूशन हो गया। अब क्या एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूड अपीलेबल ऑर्डर और डिसमिसल ऑर्डर, इन दोनों को ये डिक्री एक्सक्लूड करता है। पूरा डिक्री का मैं अलग से पार्ट 3rd वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। 3rd है डिक्री होल्डर। अब डिक्री है, डी के बाद क्या आता है, एच आता है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है, डिक्री, फर्स्ट में कोर्ट, सेकंड में डिक्री, 3rd में डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर क्या है, डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिक्री आती है। डिक्री होल्डर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपके हाई कोर्ट होंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चलेगा। तो फिर 5th में आता है, डी के बाद क्या आता है, ई एफ आता है, एफ में क्या है, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या कहाँ होंगे, आउटसाइड द इंडिया, नाम से ही आ रहा है फॉरेन, तो जो कोर्ट इंडिया के बाहर है उनको फॉरेन कोर्ट होते हैं। अब फॉरेन कोर्ट में क्या होगा, फॉरेन कोर्ट में जज क्या सुनाएंगे भैया, फॉरेन कोर्ट में फॉरेन जजमेंट ही सुनाएंगे, जो जज के द्वारा रिटन होगा, रिटन बाय द जज। तो फॉरेन जजमेंट किस में है, 6 में। फॉरेन कोर्ट क्या करेंगे, फॉरेन जजमेंट सुनाएंगे। फॉरेन जजमेंट कौन सुनवाएगा, कौन उनकी फ़ाइट करेगा, जजमेंट से पहले वाली पूरी फाइट, गवर्नमेंट प्लीडर। तो 2(7) में आ गया प्लीडर। तो सेम यहाँ पे CRPC में 2U में दे रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जो CRPC में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वही यहाँ पे गवर्नमेंट प्लीडर होता है। तो क्या हो गया, फॉरेन जजमेंट सुनवाएगा, तो फॉरेन जजमेंट कौन हेल्प करेगा सुनवाने में, गवर्नमेंट प्लीडर। प्लीडर में यहाँ पे 7A में, अब यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में A में हाई कोर्ट और B में इंडिया। सेम 7A में जो है वहाँ पे हाई कोर्ट दे रखा है, दिख रहा है आपको, और 7B में इंडिया दे रखा है। CRPC में यहाँ पे 2 के E में दे रखा है हाई कोर्ट और 2 के F में दे रखा है इंडिया। तो हाई कोर्ट कहाँ होगा, हाई कोर्ट जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यानी पर्टिकुलर 2 स्टेट का भी एक जगह हाई कोर्ट हो सकता है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कलकत्ता में है, ठीक है, लक्षद्वीप का और उसका केरल में है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट। अब इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है B में। उसके बाद हम चलते हैं, यानी गवर्नमेंट प्लीडर क्या होगा, हाई कोर्ट में अपॉइंट होगा। हाई कोर्ट कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इंडिया में क्या होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। तो 2(8) में क्या आ गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होंगे कोई भी हो सकता है। उसके बाद वो क्या सुनाएंगे, 9 में आ गया, वो जजमेंट सुनाएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज हो गए आपके, वो क्या सुनाएंगे 9 में, जजमेंट। जजमेंट किसके खिलाफ होगा, 2(10) में आ गया, जजमेंट होल्डर के। ठीक है, डिक्री होल्ड, सॉरी वहाँ पे हमने लिख दिया था कि 1 मिनट, तो 2 के 1 में क्या था, कोड आ गया। 2 में डिक्री आई, डिक्री किसके फेवर में आई, डिक्री होल्डर के फेवर में आई। डिक्री होल्डर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के जाने के बाद वो किस कोर्ट में मामले, कुछ मामले ऐसे हैं जो फॉरेन कोर्ट में चलेंगे। फॉरेन कोर्ट में क्या सुनाए जाते हैं, फॉरेन जजमेंट सुनाए जाते हैं। फॉरेन जजमेंट सुनवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ है, इंडिया में। इंडिया में क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वो क्या सुनाते हैं, जजमेंट सुनाते हैं। जजमेंट किसके खिलाफ होता है, जजमेंट डेटर के खिलाफ होता है। तो ये आपका जजमेंट होल्डर नहीं है, ये आपका जजमेंट डेटर है। तो ये हो गया, चल नहीं रहा है पेन, तो ये हो गया जजमेंट डेटर। तो किसके खिलाफ होगा, जजमेंट डेटर के खिलाफ।
तो जजमेंट किसके खिलाफ होगा? जजमेंट डेटर के, यानी जिसके फेवर में डिक्री आई नहीं तो वो जजमेंट डेटर हो गया, जिसके फेवर में डिक्री आई वो डिक्री होल्डर हो गया। अब जजमेंट डेटर मर गया तो कौन आएगा? उसके LR आएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। भाई कोई बंदा है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के मर गया, या उसका सूट है और वो एक सूट का फैसला आने से पहले मर गया, तो उसको सूट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? उनके LR करेंगे। जैसे फादर है वो एक्सपायर हो गए तो उनके बच्चे आके काम सूट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लीगल LR किसके फेवर में? मेंस ने प्रॉफिट में, मीन प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, मीन प्रॉफिट रॉन्गफुल पोजेसन के लिए, रॉन्गफुल पोजेसन में जो प्रॉफिट ले रहा है उसको मीन प्रॉफिट बोलते हैं, वो 212 में आ गया। 13 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। IPC में भी दे रखा है सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अंदर इंक्लूड होता है ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके बाद 14 में क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जो जज के द्वारा प्रोनाउंस किए गए फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट अ डिक्री, जो डिक्री नहीं है वही ऑर्डर है। तो CPC में हम डिक्री और ऑर्डर की बात करते हैं, जबकि CRPC में जजमेंट ऑर्डर की बात करते हैं, वहाँ डिक्री की बात नहीं करते हैं। ऑर्डर पे ही आपका वो दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है। उसके बाद 15 में आ गए। ऑर्डर भैया कौन दिलवाएगा? प्लीडर ही दिलवाएगा। तो 15 to 15 में प्लीडर है और यहाँ पे 2 Q में CRPC में दे रखा है प्लीडर। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। D आया, F आया, G आया, फिर उसके बाद ये J आया, फिर L M करके फिर P आ गया। प्लीडर 15 में प्लीडर आ गया, फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड में क्या है? रूल्स, और रूल्स दे रखे हैं, वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद 7 में क्या है? पब्लिक ऑफिसर। सेम IPC में सेक्शन 21 में दे रखा है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर क्या होते हैं? वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट दे रखे हैं। पब्लिक ऑफिसर जज हो सकता है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है। ग्राम पंचायत इज़ नॉट अ मेंबर, नॉट अ पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर मिलिट्री या नेवी में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी पब्लिक ऑफिसर्स के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पब्लिक ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। जो भी मतलब गवर्नमेंट के अंदर में है वो सारे पब्लिक ऑफिसर्स कहलाएंगे। 18 में रूल्स दे रखे हैं। 19 में शेयर इन कॉर्पोरेशन वर्ड है, जिसमें स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक और ये सब डिवेंचर्स में दे रख एंड बॉन्ड्स दे रखे हैं। 20 में साइन एंड सिग्नेचर, जब हम जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर तैयार करते हैं तो उस पर साइन होते हैं, वो सारा यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से सीक्वेंस था जो आपको अच्छे से लर्न करना है। 2 का पार्ट फर्स्ट में कोड था। टू का पार्ट सेकंड में 2 में डिक्री किसके फेवर में आई? डिक्री होल्डर के। डिक्री होल्डर कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में के अलावा क्या होते हैं? फॉरेन कोर्ट होते हैं। फॉरेन कोर्ट में क्या सुनाए जाते हैं? फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट जो है किसके थ्रू सुनाए जाते हैं? गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ होते हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। वो क्या सुनाते हैं? जजमेंट सुनाते हैं। जजमेंट किसके अगेंस्ट जाता है? जजमेंट डेटर के। जजमेंट डेटर मर गया तो कौन आएगा? उसके LR आएंगे। LR आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो मैसने प्रॉफिट लेते हैं, मीन्स प्रॉफिट लेते हैं। मीन्स प्रॉफिट किस पे लेते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी पे लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के आगे में फेवर में कौन लाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर कौन लेके आएगा? प्लीडर लेके आएगा। प्लीडर क्या बताएगा कि कोर्ट में रूल्स और रेगुलेशंस एक्सप्लेन किए गए, प्रिस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। पब्लिक ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? उसके बाद आता है रूल्स, कौन कौन से रूल्स बनाते हैं कोर्ट, और उसके बाद शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड देन सिग्नेचर, जो साइन होते हैं जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री पर। ये आपका सेक्शन 2 था। बहुत अच्छे से याद कर लेना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक ऑफिसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद सेक्शन 3 में चलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं। तो क्या होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट की हम बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आपके जितने भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ये सारे आ जाएंगे। तो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के ये सारे निचले कोर्ट हैं। ये आ गए। सेविंग्स, सेक्शन 4 सेविंग की बात करता है कि अगर कहीं भी लोकल लॉज हैं, एग्रीकल्चर है या लैंड से रिलेटेड हैं, टॉपिक हैं, तो उन पर ये CPC अप्लाई नहीं होगा।
तो यहाँ पे लोकल लॉज, एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस में यहाँ पे